स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है पिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कन्नू विजय वर्गीय जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गर्मिया बिष्ट जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकर सर के हिमणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को जो है शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, इसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग स्पेशल क्लासेस में चर्चा करते हैं, चाहे वो प्रोफेसर पार्क जी के संबंध में हो या हमारे डॉक्टर आर वाल के संबंध में हो या हमारा टीसीएम के संबंध में हो, जो खेमका सर की अनेक किताबों में हमको वर्णित मिलता है। तो उनको हम कोशिश करते हैं कि उनके ज्ञान को हम आत्मसात करें। तो ऐसी एक किताब आज पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये किताब है ट्रीटमेंट ऑफ
इंजरीज। ये किताब है चाइनीज एक्यूप्रेशर की है, एक्यूप्रेशर बाई मैग्नेट सीड कलर, और ये है हमारी खेमका सर की किताब है ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज 1। इसकी 2 किताबें आई हैं, ये 1 की किताब है और ये किताब 2 है। अभी हम लोग 1 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके संबंध में एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान 49/24 मिंटो रोड प्रयागराज ने प्रकाशित किया हुआ इसे। इसी पर ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज, देखिए इसमें देखिए रेफरेंस है ट्रीटाइज 16 और चैप्टर 24, यहां से इन्होंने इसको लिया हुआ है। तो अगर कोई चाहता है तो ट्रीटाइज 16 का 24 का जो चैप्टर है उसको भी वो देखेगा तो इसी तरह की उसमें मिलेंगी आपको। ये किताब जो है ये चोटों का एक्यूप्रेशर द्वारा 264 पेज में ये दिया हुआ है, तो इसी पर चर्चा वो कर रहे हैं। तो इसी के संबंध में हम लोग इसको ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज का, तो ये जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए, तो इसके आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने लिखा कि आजकल की तेज जिंदगी में जो हम वाहन है, तेज रफ्तार वाहन है, इनकी वजह से कभी कभी जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी वजह से हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। चलते समय फिसल के गिर सकते हैं या वाहनों की टक्कर हो सकती है तो हम चोट खा सकते हैं, तो मोच आ सकती है, चोट लग जाना, ये सामान्य बातें आज के जीवन में हो गई हैं। तो उसी को उन्होंने कहा कि इन्हीं का सामान्य चोटों का उपचार हम लोग एक्यूप्रेशर के द्वारा दे सकते हैं। तो अब पहला पॉइंट क्या है कि हम लोगों को देखना है कि किस स्थान पर चोट लगी है, सूजन आई है कि नहीं आई है, खून बह रहा है या सामान्य खरोंच है, हड्डी टूटी है नहीं, मोच आई है या साधारण चोट है, कोई इन्फ्लेमेशन कंडीशन है या कोई स्पैज्म हो गई है, इन सब चीजों को हमको देखना पड़ेगा। इसके बाद जब ये जानकारी हमको हासिल हो जाए तो हम हमारे तो कुछ लॉ ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज दिए हुए हैं उन पर हम लोग करेंगे। हमारे बीच में मैडम शर्मा ने ज्वाइन कर लिया है, उनका भी स्वागत है, हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो लॉ नंबर 1, इसको इस तरह के लॉज के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को सिद्ध किया है कि लॉ नंबर 1, तो क्या कहा, फिजिकल ट्रॉमा कॉजेस लोकल स्टेग्नेशन ऑफ की और ब्लड इन द एरिया। अगर कोई चोट लगी हुई है तो हम क्या करेंगे, चोट लगी हुई है तो उसमें 2 चीजें हमको समझनी पड़ेगी कि या तो उस स्थान पर ऊर्जा की रुकावट हुई है या रक्त की रुकावट हुई है। कंसेप्ट हम लोग इस तरह समझना है कि चोट का अर्थ क्या होता है चाइनीज एक्यूप्रेशर में, कि कोई ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा मान लीजिए हुआ, कोई चोट लगी, तो चोट लगी में हम कहते हैं कि हमारे शरीर में 3 चीजें हैं, एक हम कहते हैं रक्त है, एक हम कहते हैं लिक्विड है, और एक हम कहते हैं ऊर्जा है, जिसको हम की प्राण चेतना जो भी शब्दों में कहें उसको, वो चीज है। तो यानी तो या तो ऊर्जा रुकी है, स्टेग्नेशन है, रुकावट है, रुक जाएगी, वहां पर चोट लगी वहां पर रुक गई, या तो ब्लड रुका या ऊर्जा रुकी। 2 चीजें पहले ध्यान दीजिए। फिर हम लोग क्या ध्यान देना है, लॉ नंबर 2 क्या है, अगर मामूली चोट लगी है, हल्की चोट लगी है, तो उस जगह पर ऊर्जा की रुकावट है। यानी अगर मामूली चोट है तो यह स्टेग्नेशन ऑफ की है, की जिसको ची बोल रहे हैं आप, की या ची जो भी कह दीजिए, तो स्टेग्नेशन ऑफ, ये कंसेप्ट हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये हमारा कंसेप्ट है कि अगर चोट लगी तो चोट लगने के स्थान पर अकॉर्डिंग टू एक्यूप्रेशर, चाइनीज एक्यूप्रेशर ये कहता है कि जो चोट लगी तो उसमें लॉ नंबर 1 बोलता है कि फिजिकल ट्रॉमा कॉजेस लोकल स्टेग्नेशन
स्टेग्नेशन, जब की के संबंध में, जब ऊर्जा के संबंध में रुकावट की बात की जाती है तो स्टेग्नेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम लोग ब्लड के संबंध में रुकावट होती है तो हम लोग स्टेसिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हमारे बीच में रेखा जी उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है। वो योग टीचर हैं और हमारे सेमेस्टर वन में जुड़ी हुई है। तो फिजिकल, ये कंसेप्ट उन्होंने कहा कि फिजिकल ट्रॉमा कैसे क्या करता है, या तो स्टेग्नेशन ऑफ की करेगा और या स्टेग्नेशन ऑफ की करेगा, या स्टेग्नेशन ऑफ या स्टेसिस ऑफ ब्लड करेगा। या तो रक्त की रुकावट मतलब स्टेसिस ऑफ ब्लड करेगा या स्टेग्नेशन ऑफ की करेगा। अगर मामूली, लॉ नंबर 2 है कि मामूली चोट है तो ऊर्जा की रुकावट होगी। अगर ऊर्जा की, कोई साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर मामूली चोट है तो ऊर्जा की रुकावट होगी, और अगर मामूली चोट नहीं गहरी चोट है तो हम लोग मानेंगे कि रक्त की रुकावट है, यानी रक्त की, यानी ब्लड का स्टेसिस है। गंभीर चोट लगने पर हम मानते हैं कि मामूली चोट में तो ऊर्जा की है और गंभीर चोट है तो रक्त की रुकावट मानेंगे, मेरा रक्त रुका हुआ है। लॉ नंबर 4 क्या है? इन बोथ केसेस ऑफ स्लाइट ट्रॉमा एंड सीवियर ट्रॉमा इट कॉजेस पेन, ब्रूजिंग एंड स्वेलिंग। तो यानी अगर चाहे मामूली हो चाहे गंभीर हो तो दर्द होगा। तो पेन हमेशा याद रखें, पेन अगर हो रहा है तो खरोंच और सूजन के ये पहले ही आ जाएगी, पेन लास्ट में होगा। सूजन पहले आ सकती है, खरोंच आएगा, सूजन आएगी, पहले होगा। तो दर्द जब भी होता है तो ये प्री कंडीशन कहीं ना कहीं जरूर होगी। अधिकांश केसों में दर्द जब भी होगा तो खरोंच और सूजन ये सब पहले हो चुकी होंगी, यानी ये बाद की कंडीशन आएगी। स्वेलिंग जरूर होगी, स्वेलिंग में डिफेंसिव सिस्टम है। ओल्ड एक्सीडेंट्स एंड फॉल्स कैन कॉज डिजीजेज। अगर आप पहले कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है, कहीं चोट लगी है, कहीं गिर पड़े हैं, तो आपको उस समय भले आप ठीक हो गए हों, लेकिन उसका असर हो सकता है, इट कैन कॉज डिजीज। ये इससे डिजीज हो सकती है, आगे चल के डिजीज हो सकती है। दूसरा कह रहा है दिस हैपेंस इन केस ऑफ हेडेक। हेडेक जो होता है तो कभी कभी आपको हेडेक के लिए ये कॉज होता है कि कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ था, गिरे थे और उसकी वजह से जो सर में कहीं चोट लगी थी और आपको उसमें ठीक हो गया, बाद में उसकी वजह से हेडेक हुआ। एज रूल ऑफ थम रूल क्या है? द हेडेक्स which always occur in the same part of the head are often caused by a previous injury to that part of head. अगर आपके सर में किसी स्थान पर बार बार दही दर्द हो रहा है और ये लगातार होता है कि आप देखिएगा हर बार उसी स्थान पर हो रहा है, तो ये आप समझ लीजिए कि उस जगह पर, याद करिए कि उस जगह पर कभी हमको कोई चोट लगी थी, उसकी वजह से होगा। Local treatment aimed at removing stasis of blood in that area is needed. चोट के स्थान से रक्त की रुकावट को हटाने के लिए उपचार दिया जाना चाहिए। हम लोग जो उपचार देते हैं चाइनीज में, कह रहे हैं कि अगर कोई लोकल ट्रीटमेंट आप करना चाहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम ये कर रहे हैं कि अगर सिर दर्द हो रहा है या कोई बॉडी में उस जगह पर दर्द हो रहा है, तो यानी ये मान लेना चाहिए कि मामूली नहीं रह गई है, अब ये ब्लड के स्टेसिस के रूप में प्रकट हो रही है। तो ब्लड की रुकावट है, तो ब्लड की रुकावट को निकालने के तरीके हो सकते हैं। आपको हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है उन पर स्टिमुलेशन देने बाद, और लोकल जो हम लोग एक्यूयोग बोलते हैं जिसको, उनसे भी आप कर सकते हैं। उस जगह पर रुकावट, यानी हम लोग कोई मसाजिंग कर दें, हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट कोई है टी मसाजर से यूज कर दे, मसाज कर दे पैरों में, ऊपर से नीचे आगे से पीछे जैसे करते हैं, यानी उस जगह पर आपको स्टिमुलेशन जब देंगे तो स्टेसिस ऑफ ब्लड
ठीक हो सकता है, या उस पॉइंट पर हमको कोई ट्रीटमेंट, मेथी का ट्रीटमेंट, मैग्नेट का ट्रीटमेंट, ये सब हम लोग दे सकते हैं। ये लॉ नंबर 6 क्या है? Old traumas which seem to have been cleared up completely may cause problems in future. उस समय आपको लगा और ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ, ओल्ड ट्रॉमा हुआ, ट्रीटमेंट किया, हमको ठीक हो गया, 2 दिन में हम ठीक हो गए, हमने सोचा कि इट्स ओके, हम बिल्कुल ठीक है, उसका पूरा इलाज उसी समय होना चाहिए था। किसी सिस्टम से आप करते, चाइनीज से करते, किसी आयुर्वेदिक से करते, किसी से करते, एलोपैथ वाला करते, कोई भी, वो जो इलाज हुआ था उसमें पूरा होना चाहिए था। अधिकांशतः मामले में यही होता है कि जरा हम ठीक हुए, हम ओके मान लेते हैं कि इट इज ओके, क्योंकि हमारे पास समस्या टाइम नहीं है। तो यही पुरानी चोट जो ठीक हो गई है, ये मान के चलिए कि भविष्य में समस्या कर सकती है अगर वो ठीक से नहीं हुई। आपको लग रहा ठीक हुई है लेकिन ठीक नहीं हुई है। जैसे हम लोग अपने थेरेपी में बोलते हैं कि मान लीजिए आपको कोई चोट लगी, कोई आपको ठंडक लग गई, और ठंडक लगने पर आपने, हम लोगों ने कहा कि दो सिंपल से पॉइंट, 2-3 पॉइंट है कि भाई हमने कहा कि Li4 को सेडेट कर दीजिए, और दूसरा पॉइंट हमने कहा Lu7 को सेडेट कर दीजिए, लंग्स जो उसका, तो हमने कर दिया। 3 पॉइंट और भी हैं, CV17 भी है, UV12 भी है, और गवर्निंग वेसल का 16 पॉइंट भी है। ये मान लीजिए हम लोग कर दिया, और हमने 3-4 दिन ये ट्रीटमेंट किया और आप ठीक हो गए, तो आपने ये मान लिया कि हमारी समस्या दूर हो गई, क्योंकि जो प्रॉब्लम तात्कालिक है वो ठीक हो गई, और आपका उसमें एनर्जी बढ़ी थी, उसमें एनर्जी को आपने शांत कर दिया। लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, थेरेपी के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि आप पेशेंट के रूप में, थेरेपी के हिसाब, आप एज ए थेरेपिस्ट याद रखिए, आपने क्या किया, आपने Lu7 को और Li4 को सेडेट किया हुआ है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Li4 को इसलिए कहा कि एक्यूट डिजीज कोई हुई है, एक्यूट माने तात्कालिक हुई है, तो इस एक्यूट डिजीज को दूर करने के लिए हमारी एनर्जी बढ़ी है, हमने सेडेट कर दिया, और Lu7 सेडेट कर दिया, Li4 सेडेट कर दिया। लेकिन ये भूल गए कि 7 दिन हमने Lu7 को सेडेट रखा है। हमने ये ध्यान नहीं दिया कि हमने, आवाज आ रही कि नहीं, आवाज आ रही? जी सर आ रही है। ठीक, आ रही है सर। ठीक। तो हमने ध्यान नहीं दिया कि हमने Lu7 को और Li4 को दोनों को सेडेट किया हुआ है। हमने जो लंग्स की एनर्जी थी, उस मान लीजिए हमने, हमारे पास एग्जाम, अगर मैथमेटिक्स की भाषा में कहें तो हमने मान लीजिए माना कि 100 हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए लंग्स की, और हमारे पास 20 और एनर्जी आ गई 120, सामान्य भाषा में समझिए। अब 120 हो गई, और हमने 7 दिन एनर्जी को हटाया वहां से, Lu7 से हमने एनर्जी हटा रहे हैं वहां से, बस। तो हमने लंग्स से एनर्जी मान लीजिए 40 हटा दिया, तो हमारा 80 पे आ गई। 20 अधिक आई थी, हमने 40 रिप्लेस कर दिया, हमारी एनर्जी 80 हो गई। हमने कभी 60 अगर वापस कर दिया तो 120 में 60, हमारे पास 60 रह गई। अब हमारे पास लंग्स की एनर्जी कम हो गई। इस लंग्स की एनर्जी कम होने का कोई इलाज हमारे पास नहीं है, जब तक कि हम कोई ट्रीटमेंट न करें। हम आए और हम Lu9 को टोन कर दें, हम बुलाएं उसको कि जो Lu7 हमने सेडेट किया हुआ एनर्जी घटाया था, अब हम नहीं चाहते, लंग्स में एनर्जी 20-25 कम हो गई है, हम इसको टोन कर दें।
अदरवाइज क्या होगा, आप लंग्स की कम एनर्जी के आधार पर फंक्शन कर रहे हैं, 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, फिर अचानक कोई अटैक कहीं हुआ, लंग्स की एनर्जी, लंग्स पास अपने पास एनर्जी कम है, तो वो फिर वो इन्फेक्शन का शिकार हो सकती है। ये ध्यान नहीं दिया, हमारी आवाज वीक हो सकती है पहले की तुलना में, सिम्टम यही आएगा, आवाज वीक हो सकती है, हमारे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हमको हो सकती है, कोई डिफेंस का अटैक होगा तो हमारे पास कोई बाहरी का बैक्टीरिया का अटैक होगा, एंटीजन का अटैक होगा, तो हो सकता है कि हम उसको कूप न कर सकें, हम उसको रोक न सके और हम फिर बीमार पड़ जाएं, या फिर हमको बुखार आ जाए, या फिर हमको, इसलिए कहा ऑल ट्रॉमास विच सीम टू हैव रिकवर्ड कंप्लीटली मे कॉज प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। हमको ट्रीटमेंट का पैटर्न समझना पड़ेगा एज अ थेरेपिस्ट। एज पेशेंट तो हम भी यही करते हैं, आप भी यही करेंगे, एवरीवन विल डू इट, लेकिन एज अ थेरेपिस्ट आपको सलाह जरूर देनी है। नंबर 1 आपको सलाह देनी है कि जब आप ठीक हो जाएं तो आप हमारे पास आइएगा और हम जरूर बताइएगा और हम आपको ठीक कर देंगे। नहीं आएगा उसकी अपनी मर्जी, पेशेंट को आप बाध्य नहीं कर सकते। पेशेंट स्वामी के रूप में है, भगवान के रूप में है, उसको बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन उसको सलाह दे सकते हैं। सलाह अच्छी दीजिए, शेष ईश्वर की मर्जी। ठीक, ये पॉइंट ध्यान रखिए, यही पॉइंट है। पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम, अब पुरानी चोट के caused by exposure to cold and damp may be the result of the old trauma। हम कहते हैं कि दर्द पुराने याद आए, तो है ना, ठंडक में क्या होता है, ठंडक में पुराने दर्द याद आते हैं। तो वही है, कह रहा है कि पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम कॉज बाय एक्सपोजर टू कोल्ड एंड डैम्प। डैम्प माने नमी, तो नमी माने जल की मात्रा जो होती है, डैम्पनेस। याद रखिए, शरीर में डैम्पनेस का होना बहुत जरूरी है। अगर शरीर में डैम्पनेस नहीं है तो इस तीन, मॉइस्चर को डैम्पनेस हम कह सकते हैं, मॉइस्चर इज डैम्पनेस, ची है, रक्त है और डैम्पनेस है। अगर ये डैम्पनेस नहीं है तो ये हमारी ची जो है, जो चीज को ची बोलते हैं, ये बिखर जाएगी, तो इधर उधर भागने लगेगी। उसको चाहिए डैम्पनेस भी चाहिए। रक्त जो है, इसमें अगर डैम्पनेस नहीं है तो रक्त और ची के बीच में कॉम्बिनेशन बेटर नहीं रहेगा। ये बीच का एक ऐसा वो है जो दोनों को मिला के रखता है। तो डैम्पनेस शुड बी देयर, जिसको हम तरल या कुछ भी कह लें, तो वो डैम्पनेस, जिसको मॉइस्चर बोलते हैं और ची बोलते हैं और रक्त, तीन चीजें शरीर में है जो बैलेंस करती हैं और आपके आंतरिक वातावरण को, जैसे बाहरी वातावरण संसार का होता है कि वहां बवंडर ना आए, वहां पेड़ न फूलने लगे, वहां अचानक बारिश न खूब हो जाए, अगर बारिश खूब हो गई तो भी बर्बाद, अगर कम बारिश हुई तो भी बर्बाद, और अगर आप पेड़ पत्ते उखड़ के गिरने लगे हवा के चलने से तो भी खराब, तूफान आ जाए तो भी खराब, सुनामी आ जाए तो भी खराब, वो पर्वत टूटने लगे तो भी खराब। तो ये सब जो चीजें हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि उस आंतरिक वातावरण को मेंटेन करने के लिए 3 तत्व हैं, जिसको चाइनीज भाषा में हम कहेंगे, नंबर 1 रक्त है, नंबर 2 ची है, और नंबर 3 in between them this is dampness or this is moisture which controls the internal atmosphere of the body। ठीक, चलिए, तो ठंड और नमी के स्थान पर दर्ददायी रुकावट के लक्षण प्रकट, रिजल्ट ऑफ द ओल्ड ट्रॉमा। फिर वही हुआ, उसमें एक्सपोजर टू कोल्ड एंड ट्रॉमा हुआ तो वहां रुकावट, फिर कोई रुकावट हो गई, चाहे आपकी ची की हो चाहे आपकी ब्लड की हो, और दर्द होने लगेगा। Example, if one has suffered injury at knee, the injury might have been heated up। उसमें ठीक हो गई तो क्या आपने उसको सिकाई उकाई कर दिया, तेल मालिश कर दिया, गर्म तेल की मालिश कर दिया, सिकाई कर दिया, इनसे आपको वो ठीक हो गई। But after few months or years, there may be pain at the same place of injury of knee. It is called painful obstruction syndrome due to old injury।
ठीक है, समझ गए, ये हो गया। अब आगे लॉ नंबर 7, इसको समझते जाइए। बहुत अच्छी किताब है, किताब के सिनॉप्सिस इसमें आया हुआ है, ये समझ लीजिए। ट्रीटाइज 16 का 16 Treatise 16 is a very good book just to understand the concept of energy, the movement of energy, the equation, the जिसको कहना चाहिए डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, इन सबको समझने के लिए Treatise 16 वेरी इंपॉर्टेंट बुक, अपार्ट फ्रॉम Treatise 7 के साथ 7 और 16 जब भी पढ़िए तो पहले 1 पढ़िए, मैं बार बार फिर बोल रहा हूं, नोट करते जाइए। नंबर 1, नंबर 2, ट्रीटाइज नंबर 2 पढ़िए, फिर ट्रीटाइज 2 के बाद जब ट्रीटाइज 7 पे तीसरे नंबर पर ट्रीटाइज 7 आवे तो ट्रीटाइज 7 के साथ ट्रीटाइज 16 पढ़िए, देन गो टू ट्रीटाइज 3, देन 4, देन 5, देन 6। इस कॉम्बिनेशन में आपको एनर्जी का पैटर्न कंसेप्ट समझ में आएगा, तब आप 8, 9, 10 तब आप आगे पढ़िए। क्लियर? There is excess of law number 7. There is excess of energy when stagnation of ki or stasis of blood takes place due to injury. ये कंसेप्ट हमको समझना है, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि क्या करें, हम सेडेट करें कि टोन करें। जब कह रहा है कि जब भी कभी इंजरी होगी तो ये क्या होगा, स्टेग्नेशन होगा कि क्या कि रुकावट होगी, स्टेसिस ऑफ ब्लड होगा, तो उस समय आपको एक्सेस ऑफ एनर्जी होगी। इसी को समझना है, इसी को याद रखना है कि स्टेसिस हो गई तो सोचना नहीं है, स्टेसिस ऑफ ब्लड है सोचना नहीं है, एनर्जी बढ़ी है इस समय, उसका कंसेप्ट हमको समझना है मॉडर्न साइंस में। अगर आपको और समझना है तो डॉक्टर वॉल पढ़िए, और डॉक्टर वॉल नहीं तो हम लोग जो बताते चलते हैं उसको देखिए कि जब कभी स्टेसिस होगी, ब्लड स्टेसिस होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, स्टेसिस आपकी होगी, तो वहां पर रुकावट हो यानी एनर्जी बढ़ी। कारण कई हो सकते हैं, एनर्जी रुकी तो कोई प्रॉब्लम हुई तो तुरंत डिफेंस सिस्टम जो है शरीर का, मानव शरीर विज्ञान, हम लोग नहीं कह रहे, ये मॉडर्न साइंस कहती है कि उस समय सारी एनर्जी, सारे जो डिफेंस के हमारे एजेंट हैं वो दौड़ पड़ेंगे उस जगह पर कि भाई वहां रक्षा करिए, वहां प्रॉब्लम आ गई है। इसकी वजह से भी एनर्जी बढ़ जाती है। दूसरा, कहीं रुकावट हुई किसी जगह पर, किसी जगह नाली पर होता जहां पर 40 होना चाहिए, वहां मूवमेंट हो रहा है, वहां रुक नहीं रही है, अब यहाँ रुक गई तो यही तो एनर्जी बढ़ेगी। ब्लड यहाँ रुका है तो यही भी तो एनर्जी बढ़ेगी। अगर एनर्जी को क्वांटिफाई कर दिया जाए तो अगर 10 ग्राम ब्लड कहीं पर है और उसकी एनर्जी 100 है, तो अगर 50 ग्राम ब्लड होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगा ना 5 गुना। ये अर्थ है। इस तरह समझते जाइए पूरे सारे चीजों को। सो ट्रीटमेंट इज गिवन बाय सीडेटिंग रिलेटेड टू पेन पॉइंट्स। जो भी आपको यहाँ ट्रीटमेंट देना है वो सीडेशन के पॉइंट देना है। It resolves stagnation of chi and stasis of blood resulting in relief wonderfully. जैसे आप सिडेशन करेंगे तो आपको स्टेग्नेशन ऑफ की जो है मूवमेंट हो जाएगा, उसका मूवमेंट हो जाएगा और स्टेसिस ऑफ ब्लड का मूवमेंट हो जाएगा, तो प्योर आपको अच्छा फील होने लगेगा। ये हम लोग मान के चलते हैं। ठीक, लॉ नंबर 8 ऑन हैपनिंग ऑफ, हिंदी इंग्लिश दोनों मिल के कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, बोलिए। कन्नू मैडम, गर्मा मैडम, अनिल शर्मा मैडम, जी नहीं सर, रीता मैडम, मिक्स अच्छी किताब है। ऑन हैपनिंग ऑफ पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम, sedation of related points results in resolving the obstruction and relieving the pain। जैसे हमने उसमें उपचार दिया तो वो जो मूवमेंट हो गया, हमको क्या कहते हैं, हमको हमेशा मानना है कि चलना जीवन का नाम, हम लोग सामान्य बोलते हैं, फिल्मों में तमाम कहानियां हैं, कविताएं हैं, गाने हैं। जीवन का जो है मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट है ब्लड का होगा, सर्कुलेट होना चाहिए। ब्लड को सर्कुलेट करना है मॉडर्न साइंस के हिसाब से 0.8 सेकेंड में पूरे शरीर का चक्कर लगा लेना है। कहीं रुकेगा तो कहीं कम होगा,
कहीं प्रॉब्लम आएगी, कमी होगी। उसी तरह ऊर्जा ऊर्जा जो है सबसे अधिक प्रवाहमान होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी वो क्या कहते हैं विरल होगी, जितनी हल्की होगी ऊर्जा, उतना ही मूवमेंट करेगी अधिक, और उतना ही आप बढ़िया से चैतन्य रहेंगे। जहां रुकावट हुई तो ऊर्जा, साइंस कहती है कि ऊर्जा ठोस में होगी, सॉलिड में, ऊर्जा लिक्विड में होगी, और ऊर्जा गैसेस फॉर्म में होगी। तो जो गैसेस फॉर्म में ऊर्जा होगी वो सबसे अधिक मूवमेंट वाली होगी, जो तरल वाली होगी, लिक्विड फॉर्म वाली होगी, वो कम मूवमेंट वाली होगी, जो सॉलिड होगा बहुत कम वाला मूवमेंट होगा। सॉलिडिफाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो गांठें बनेगी, सॉफ्ट नोड हार्ड नोड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यानी ऊर्जा रुक गई तो प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन ऑफ इलनेस कहीं ना कहीं शो होने लगेगा। ठीक है, ऑन हैपनिंग ऑफ पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम, sedation of related points results in resolving the obstruction and relieving the pain। जब ऑब्स्ट्रक्शन हट गया तो आपका दर्द हो रहा था खत्म हो गया। दर्द खत्म हुआ जादू से नहीं, क्योंकि जादू से नहीं वो खत्म हुआ, ये वर्चुअली जो ऑब्स्ट्रक्शन था, चाहे वो रक्त का रहा हो और चाहे आपका ची का रहा हो, वो मूवमेंट हो गया और पेन ठीक हो गया। होगा पेन माने, पेन अपनी भाषा है, पेन जो है वो आपको भाषा बताने की है। ये आप ऐसा मत समझिए, इसकी एक लैंग्वेज है हमारे सेल्स का, यानी हमारे जो बॉडी के रक्त में जो हमारे घूम रहे हैं जीवन वाले सब, वो कौन सा है, चाहे न्यूट्रिएंट्स चाहे हमारे यहाँ न्यूट्रिएंट्स घूम रहे हो, चाहे कोई भी हमारा सेल घूम रहा हो, वो क्या कर रहा है, वो वर्चुअली उस जीवंत है। तो वो अपनी भाषा में आपको बता रहा है कि हमको परेशानी है। परेशानी होने का सबब है, कहीं भी जगह प्रॉब्लम हुई तो वो सब आकर इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो दर्द बता रहा है। तो दर्द माने दर्द, आपको आप दर्द जिसको बोल रहे हैं वो उनकी अपनी लैंग्वेज में बताने का वो है कि हमारी परेशानी है। इफ देर इज ऑब्स्ट्रक्शन एंड पेन एट एनी ज्वाइंट, if there is obstruction and pain at any joint, relating points provides relief from pain and smooth working of the joint। उसी तरह ज्वाइंट में है, ज्वाइंट में कोई चीज रुकावट हुई, कहीं भी रुकावट हुई, चाहे वहां पर रक्त रुक गया हो, चाहे आपका कोई तरल रुका हो, और चाहे आपका कोई पी रुकी हो, तो आपने जब सिडेट कर दिया तो वो पॉइंट आगे उसमें बढ़ गया, मूवमेंट हो गया, तो आपको रिलीफ मिल गई और आपका जॉइंट मूवमेंट करने लगा, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। क्लियर? लॉ नंबर 9, व्हेन देयर इज इंजरी एट एनी प्लेस ऑफ द बॉडी, देयर इज पेन एट सच प्लेस ऑफ द बॉडी। अगर कोई किसी जगह पर इस इंजरी है तो उस जगह पर दर्द होगा। दर्द क्यों होगा ये डॉक्टर वॉल बताते हैं, ये मॉडर्न साइंस बताती है। क्योंकि दर्द होगा तो दर्द को दूर करने के लिए, क्योंकि दर्द जब भी कभी कोई इंजरी होगी तो उस इंजरी की, उसको साइंस की भाषा में कहेंगे कि कोई एंटीजन, चाहे वो ब्लड बह रहा हो तो भी कोई प्रॉब्लम होगी, तो उस सूचना को जो हमारे बैठे हुए द्वारपाल जो सूचना कहीं ना कहीं देंगे, अब उसको रक्षा के लिए तमाम आ जाएंगे, प्लेटलेट्स आ जाएंगे। वहाँ मान लीजिए कट गया तो प्लेटलेट आ जाएंगे तुरंत, तो भाई वहाँ पर तो 5 की जगह पहले थे, अब वहाँ 100 आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे, 400 आ जाएंगे। तो जो जितने भी आएंगे उस जगह पर कंजेशन हो जाएगा, तो कंजेशन होगा तो उसमें स्वेलिंग आएगी, अधिक रक्त आएगा तो वहां लालिमा आएगी, वहां जलन हो सकती है और वहां पर आपको दर्द हो सकता है। तो when there is injury at any place of the body, there is pain at such place of the body। पेन है इसका मतलब ये सब चीजें, 3-4 चीजें अपने आप एग्जिस्ट कर रही है। इट हैपेंस ड्यू टू एक्सेस ऑफ एनर्जी अकरिंग देयर। इसको हमारी चाइनीज भाषा में कह रहे हैं एक्सेस ऑफ एनर्जी, चाइनीज भाषा में।
मॉडर्न साइंस भी अपनी भाषा में बात करती है, हम अपनी भाषा में बात करते हैं। मॉडर्न साइंस भी वही कह रही है कि वहां ज्वलन होगी, वहां सूजन होगा, सब कुछ होगा। हम भी वही कह रहे हैं कि देयर इज एक्सेस ऑफ एनर्जी। तो या एक्सेस है, वो भी कह रहे हैं एक्सेस होगा। एक्सेस ऑफ ब्लड कह देते हैं, एक्सेस ऑफ डिफेंस ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं वो। हम भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन हम चाइनीज में अपनी भाषा में दार्शनिक विचार के अनुसार बोलते हैं कि इट इज एनर्जी, क्योंकि हम मानते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी। जो भी आप खाते हैं वो एनर्जी, जो पीते हैं वो एनर्जी, तो सब एनर्जी के फॉर्म में है, तो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। sedation of key is the meridian passing through place of injury provides relief from pain। जैसे ही आप उस मेरिडियन में जो ची है उसको जैसे उसको रिलीफ, जैसे ही आपका सिडेशन खत्म होता है, चलती है, तो मूवमेंट जहां करेगी तो आपको दर्द, जब भी ऊर्जा रुकेगी दर्द करेगी, ऊर्जा फ्लो करने लगेगी। तो जब शरीर, देखिए, जब शरीर में कहीं चोट लग जाती है दर्द होगा। ऐसे में चोट वाले स्थान के पास से जाने वाली मेरिडियन में ची को सिडेट करने से आराम मिलेगा। लोकल पॉइंट ट्रीटमेंट, बार बार कह रहे हैं, फिर वही उन्होंने भी यही कहा कि जो भी मान लीजिए मेरिडियन है, उस जगह पर चोट लगी आपको, तो आपको तुरंत देखना है कि भाई इस जगह पर कौन सी मेरिडियन घूम रही है, कौन सी पास हो रही है। आपके, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए आपके चेस्ट की तरफ से गले से नीचे उतरता है और यहां पर आई, तो आपके पास, अभी आप लोग जो सेमेस्टर 1 को छोड़ करके शेष समझे कि सेमेस्टर 1 में थोड़ा सा अभी उस पर नहीं समझ में आया होगा एनर्जी के रूप में। मेरिडियन आपके पास उस सामने से गुजर रही है, एक तो बिल्कुल बीचों बीच कंसेप्शन वेसल मेरिडियन, जो स्टर्नम के सामने, जो स्टर्नम से नीचे ले जा रही है, वो हमारी है कौन सी मेरिडियन? कंसेप्शन वेसल मेरिडियन। उसके जस्ट बगल में सामने बात कर, इन पार्ट की बात कर रहा हूं, जो इन पार्ट है सामने, इन पार्ट है, उसके तुरंत दोनों तरफ है। अब ये सिंगल वाली, ये जो है यूनिलेटरल थी। यूनिलेटरल माने एक ही जगह पे थी, ये बाइलेटरल हो नहीं सकती, ये बिल्कुल बीचों बीच है। इसके बाएं और दाएं सबसे बगल में किडनी की मेरिडियन है, वो भी यहीं तक जाती है, ऊपर जाता है वो भी जा रही है क्लेविकल बोन तक, तो किडनी की मेरिडियन है। उसके बगल में यहां से जाने वाली मेरिडियन जो आपका निपेज से जाती है, वो दैट इज स्टमक मेरिडियन। तो अब आपने खोज लिया कि हमारे पास सामने के भाग में 3 मेरिडियन है, या तो हमारी कंसेप्शन वेसल है, यह हमारी किडनी है, और यह हमारी स्टमक है। हमको ये देखना है कि ये जो हमको पेन हो रहा है ये किस मेरिडियन के साथ है। तो पहले तो मेरिडियन खोज लिया हमने, फिर हमने तुरंत कहा कि भाई ठीक है, हमको अब इस जगह देखा कि हम लोग यहाँ पर है, निपल्स के पास है ऊपर, तो हम लोग देखा कि कोई स्टमक का मेरिडियन। अब हमने कहा कि स्टमक मेरिडियन, तो हमने स्टमक का पॉइंट देखा, कोई 11 है, 12 है, 15 है, 16 है, 17, जो भी देखा, हमने देखा कि सपोज मान लीजिए स्टमक 16 है, तो हमने स्टमक 16 को सिडेट कर दिया। जैसे सिडेट किया तो उस जगह से फ्लो होने लगी एनर्जी, तो दर्द आपका कम हो गया। दिस इज द कंसेप्ट। उस लोकल पॉइंट को सिडेट करेंगे तो क्या, फॉर एग्जाम्पल इन केस देयर इज इंजरी अराउंड हार्ट मेरिडियन, तो ये कह रहे हैं सिडेशन एट H7 प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि H7 हार्ट की एनर्जी बढ़ी है, तो हार्ट को 7 को सिडेट कर दीजिए। हम भी वही बात कर रहे हैं अभी, ऐसा इसने थोड़ा सा और आगे कह दिया है। इन्होंने कहा कि हार्ट 7 ये है क्योंकि हार्ट 7 क्या है? ऑर्गन, बोलिए। ऑर्गन सोर्स पॉइंट। यस, इसलिए हम लोग उस ऑर्गन में एनर्जी बढ़ी है तो हमने कर दिया। अगर हम स्टमक मेरिडियन में, जो स्टमक मेरिडियन का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, वहां सिलेक्ट कर देंगे तो भी वही काम बनेगा। लेकिन हम अभी आपको ये बिल्कुल लेमैन की तरह बात कर रहे हैं कि पहले आपको उस जगह पर जो
जो जिस पॉइंट है, जहां पर मेरिडियन का जो पॉइंट है, लोकल पॉइंट का ट्रीटमेंट आप कर देंगे तो भी हो जाएगा। अभी लोकल पॉइंट का ट्रीटमेंट भी करेंगे उस मेरिडियन में तो भी ठीक होगा आपका। और अगर आप ऑर्गन सोर्स फाइंड करेंगे तो कोई बात ही नहीं, वो तो क्योंकि वहां पर स्टोर्ड एनर्जी है, उसकी वजह से हो रहा है। तो H7 इन्होंने इसलिए कहा कि अगर हार्ट मेरिडियन में कहीं है तो अगर H7 को सीडेट करेंगे तो रिलीफ आपको मिल जाएगी। हम स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक के पॉइंट में क्या होगा, 45-44 लास्ट की पॉइंट है, 43 है, 43, और फिर हमारा पास 41, 43 के बाद हमारा 41 नंबर होगा। और तो 43 में -1 करें तो 42 नंबर हमारा होगा, है ना, 42 नंबर होगा ना इसका। और 42 से ऑर्गन सोर्स पॉइंट, ऑर्गन सोर्स पॉइंट 42 है। हाँ ठीक, -1 करेंगे और जो वुड पॉइंट है उस वुड पॉइंट में -1 करेंगे तो तुरंत आपका आ जाएगा ऑर्गन सोर्स पॉइंट। तो 42 में भी करेंगे तो भी हमको काम बनेगा। लेकिन पहले मेरा मत है कि पहले आप वहां तो करिए, सो करिए, वहां चाहे मेथी लगा लीजिए, लेकिन जो लोकल पॉइंट है उसको सीडेट जरूर करिए। हटाना हमको यहाँ से हट जाएगा वो, ठीक। ये दिस इज द फंडामेंटल। कैसे धीरे धीरे समझने की बात है कि क्यों ऐसा हम लोग करते हैं, तो क्या फायदा होता है, ठीक। लॉ नंबर 10 क्या है, देयर इज इन्फ्लेमेशन एट द प्लेस ऑफ द बॉडी वेयर देयर इज सीवियर इंजरी। अब कह रहे हैं जहां सीवियर इंजरी है, जहां चोट गंभीर लगी हुई है, वहां इन्फ्लेमेशन है। ये डॉक्टर वॉल अपने उसमें ट्रीटाइज 3 में बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं। वही हम लोग जो बात कर रहे थे इन्फ्लेमेशन वाला। इन्फ्लेमेशन माने इस समय इसको इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को हम लोग एक्यूट कंडीशन बोलते हैं। तो एक्यूट कंडीशन में इंजरी कोई भी होगा, एनर्जी बढ़ी होती है। और इन्फ्लेमेशन का अर्थ ये होता है कि वही 3-4 चीजें, सूजन, जलन, और वहां पर जो लालिमा, और वहां पर लास्ट पॉइंट दर्द। तो सीवियर इंजरी हो तो इन्फ्लेमेशन है। एट दैट प्लेस देयर हैपेंस पेन, स्वेलिंग, रेडनेस एंड बर्निंग। देखिए, इफ पेन इज देयर, मतलब इसको याद रखिए, इफ पेन इज देयर, रेडनेस, स्वेलिंग, burning are bound to come to happen before that one. पेन बाद में आएगा, पहले रेडनेस, बर्निंग, स्वेलिंग हो चुकी हूं, ठीक है। तो अगर कोई कहे कि पेन है तो ये मान के चलिए कि स्वेलिंग भी है, रेडनेस भी है, बर्निंग भी है, ठीक है। वो उसी तरह है कि ये पहले है और ये पेन जो है उनके सन के रूप में है। ये पहले हो चुके हैं, पेन बाद में होगा, ठीक। इन सच ए केस इन्फ्लेमेशन शुड बी ट्रीटेड। अभी कह रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन, हमारे पास तमाम ट्रीटमेंट है इन्फ्लेमेशन के। हम इन्फ्लेमेशन को अपने उसमें तमाम, ये आइटिस कहलाएगी, याद करिए, ट्रीटाइज 3, बोलिए। यस सर। आइटिस, तो आइटिस का ट्रीटमेंट हम जैसे करते हैं तो हमारा आइटिस में एनर्जी बढ़ी है तो हमको सिडेशन करना नंबर 1। हम आयुर्वेद में भी कर सकते हैं, हमको वहां इन्फ्लेमेशन कंडीशन मिल गई, हम कहेंगे 2-3 सिडेट, 1-4-2 करेंगे ना। इन्फ्लेमेशन कंडीशन अगर वहां, अगर आयुर्वेद में करना हो तो इन्फ्लेमेशन को कैसे ठीक करेंगे हम लोग, बोलिए 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 बोलिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ करके शेष सारे ये स्पेशल क्लास है, इसलिए इसमें सारे लोग हैं बैठे हुए हैं। इन्फ्लेमेशन कंडीशन को आयुर्वेद में कैसे ट्रीट करेंगे, आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। गरिमा मैडम चुप मत बोलिए, आप लोग कोई चुप नहीं रहे, बोले जरूर, आप गलत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल संतोष है। 2-3 stone, 1-4 sedate. 2-3 सिडेट, 1-4-2। 2-3 माने अग्नि, अग्नि वायु, इनको हम लोग सिलेक्ट कर दिया है। तो अग्नि तो बढ़ी है इन्फ्लेमेशन में। देखिए, रेडनेस माने क्या है, अग्नि। पेन माने 2, पेन माने 2, वायु। तो पेन 2 है, अग्नि हाँ, वायु। बर्निंग है, बर्निंग है, रेडनेस है, ये हमारी क्या है,
ये हमारी 3 है, तो 2 3 सीडेट और 1 4 2, 1 माने photon. आकाश, 4 माने जल, है ना। मतलब देखिए, ताकि हम तो थेरेपी में ये सेमेस्टर 1 का क्लास नहीं है, ये हमारा क्लास है जो स्पेशल क्लास के रूप में है। स्पेशल क्लास में सारे सेमेस्टर के लोग बैठे हुए हैं, तो इसलिए ये सब पॉइंट याद रखना चाहिए, क्योंकि दिमाग को शार्प बार बार करेंगे ना तो वो शार्प होता जाएगा। जितनी बार होगा, जितनी बार 2 3 सीडेट करेंगे, उतनी बार आपको ब्रेन में 2 3 सीडेट 1 4 टोन समझ में आने, इन्फॉर्मेशन 2 3 सीडेट 1 4 टोन कई। सर नमस्ते। जी हाँ, या इस जगह में हम लोग सर्कुलेशन बढ़ाने से पेन कम नहीं होगा क्या? अगर 2 3 सीडेट 1 4 टोन करके नेक्स्ट लेवल में 0 3 6 टोन 4 5 9 सीडेट करने से पेन कम होगा ना? डाउट है, पूछ रही हूँ। 2 कर 3 सकते सीडेट हैं क्या? नहीं, पेन किसके लिए, कौन सा दूसरा पॉइंट? हाँ, ये सर्कुलेशन वाला पॉइंट कर सकते हैं क्या नेक्स्ट लेवल में? हाँ 4 5 6 दिस इज नो सर्कुलेशन। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि वहां पर सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, तो सर्कुलेशन में भी आप कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन में सर्कुलेशन भी प्रॉब्लम हो सकती है कि सर्कुलेशन, भाई जब कह रहे हैं कि स्टेग्नेशन यानी रुकावट है, तो हम वहां 4 5 6 3 6 2 वहां 3 में क्या करते हैं, वर्चुअली 4 5 में आप हटाते हैं चीजों को, अवरोध को हटाते हैं, और 3 6 में ठीक करते हैं। वहां 3 जो है, 3 का फंक्शन दूसरा है, वहां अग्नि का फंक्शन नहीं है। लेकिन पहला हम लोग ट्रीटमेंट जो इन्फ्लेमेशन कंडीशन बोलते हैं कि अभी शुरुआती है दौर में, तो हो सकता है जो ये इन्फ्लेमेशन है उसको आयुर्वेद में हम लोग 2 3 सीडेट 1 4 टोन करेंगे। इसमें नहीं होगा तो 2 3 4 सीडेट 5 6 टोन कर देंगे। हम नहीं होगा 2 3 6 सीडेट 1 4 टोन कर देंगे। ये हमारे पास तमाम उसके एनर्जी को बढ़ाने के तरीके हैं। हम लोग पहले इस पर ट्रीटमेंट करें, फिर हम लोग देखें कि क्यों सर्कुलेशन, माने कोई जरूरी नहीं कि सर्कुलेशन केवल एक पॉइंट पर हो। इन्फ्लेमेशन, देखिए सर्कुलेशन माने एक थोड़ा सा एक प्रोसेस में दिखो, मेरिडियन में, वो दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन तो इन्फ्लेमेशन होगी, इसलिए इसमें प्रोटोकॉल 2 3 सीडेट चलेगा। जब आपको लगे कि मान लीजिए कोई मेरिडियन में पूरे पैर में कहीं नहीं जा पा रही है एनर्जी, तो आपको 4 5 सीडेट 3 6 टोन करना पड़ेगा। क्लियर? हाँ क्लियर सर। ठीक, ये मतलब पहली कंडीशन है ना, ये शुरुआत की कंडीशन बात कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं हम लोग कि इन्फ्लेमेशन हो तो पहले इसी पे काम चल जाएगा, नहीं ठीक हो तो आप मान सकते हैं। अब ये सिंगल पॉइंट पे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बुखार आ गया, इन्फ्लेमेशन भी बुखार है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर बूंद पर बुखार है, अंतर समझिएगा। इन्फ्लेमेशन भी बुखार है, देखिए क्या लिखा हुआ है, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, बर्निंग, सारी बात तो वही कह रहा है। उस जगह का टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, उस जगह का पर्टिकुलर, वहां 98.4 नहीं होगा, अधिक होगा, लेकिन तब भी बुखार नहीं है। बुखार क्यों नहीं है? क्योंकि सिंड्रोम नहीं है, पूरी बॉडी में नहीं फैला हुआ है, इसलिए सिंड्रोम नहीं है। पूरी बॉडी में फैल जाएगा, फीवर कहलाएगा। सिंगल पॉइंट पर होगा, इन्फ्लेमेशन कहलाएगा। अभी उसकी रक्षा के लिए, उसकी सहायता के लिए सारे सिम्टम वहीं पहुंच जाएंगे, सारे हमारे जो फेगोसाइटोसिस के लिए, मॉडर्न साइंस की भाषा में फेगोसाइटोसिस करने के लिए सब लोग बैठ जाएंगे, वहीं पर आके घूम जाएंगे, बैठेंगे। लेकिन जब अगर यही प्रोसेस लंबा हो जाए और न ठीक कर पाए, और तो यही कोई बैक्टीरिया, कोई इंजरी, कोई अंदर बैक्टीरिया घुस गया ना, उसके माध्यम से इंजरी हुई, बैक्टीरिया अंदर प्रवेश कर गया। कोई बैक्टीरिया था बैठा हुआ, वेट कर रहा था कि अगर कुछ होता है तो मैं चला जाऊंगा, अंदर घुस गया। अब उसने बैक्टीरिया में, अब बैक्टीरिया को मारने के लिए फेगोसाइटोसिस शुरू हो गई, फेगोसाइट्स आ गए, सब बड़े बड़े रक्षक दल वाले, और मारना शुरू कर दिए। मॉडर्न साइंस की भाषा में कह रहा है वहां इधर, अब वो मारना शुरू कर दिए। अब मार लिया, ठीक हो गया, पेन उन ठीक हो गया, नहीं मार पाए और वो संख्या में बहुत ताकतवर हुआ, संख्या में या इंडिविजुअली बहुत ताकतवर हुआ, और उसने हमारे उसको मार दिया, तो क्या होगा? पहले जैसे हम लोग बोलते नहीं, पहले हम लोग क्या बढ़ाते हैं आयुर्वेद उसमें,
मॉडर्न साइंस में पहले हमारे पढ़ते हैं तिवारी जी, पहले तुम्हारे पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल पढ़ेंगे, क्योंकि वो पहले से पैदा हुए हैं और तुरंत इंफॉर्मेशन पहुंच गई, और वो बोन मैरो में ऑलरेडी बने हुए हैं, और वो सब 3 गुना बने हुए हैं। पहले 40 होते हैं तो 120 ऑलरेडी पड़े हुए हैं पहले से, तो तुरंत भाग लिए कि भाई रक्षा करो। वो नहीं हुआ, और इधर फाइगोसाइट्स है ही है पहले। अलग अलग पुलिस सिपाही चलती, जैसे एक पुलिस नहीं काम करती आपके शहर में, एक पुलिस होगी, एक प्रांतीय रक्षक दल होगा, एक पीएचडी होगी, एक एनसीसी होगी, एक जो है डिफेंस वाला होगा, एक सारे होते हैं ना। कभी जरूरत पड़ गई तो सब दौड़ पड़ते हैं। उधर जो है आपको आग लग गई तो आग लगने वाला भी दौड़ जाएगा, पुलिस भी आ जाएगी, अपनी गाड़ी ले जाकर सारे लोग आ जाएंगे ना। वैसे ही यहाँ भी होता है। तो इस चीज को समझना, बस इतना सिंपल सरल शब्दों में समझिए कि वहां पर न्यूट्रोफिल आ गया। न्यूट्रोफिल मान लीजिए मर गया तो क्या होगा? दुश्मन खतरनाक है, दुश्मन के पास, दुश्मन ऐसा वायरस है जो बड़ा पावरफुल है, उसने सबको मार दिया। अब दुश्मन नहीं मर पा रहा है तो जो दुश्मन, मान लीजिए 4 दुश्मन आए और एक दुश्मन को हमने मार भी लिया, 3 दुश्मन है, इस दुश्मन की सूचना लेके गए, जो तिवारी जी बता रहे थे इम्यूनोलॉजिकल में, कि दुश्मन सूचना लेके गए और उन्होंने बता दिया वहां पर हमारे बैठे हुए हैं लिम्फोसाइट्स। कहाँ बैठे हुए हैं? नोड्स में। लिम्फोसाइट्स नोड्स, हाँ। तो वहां जब बैठे हुए हैं और उसके बाद उन्होंने सूचना दे दिया, तो अब कहा तो बहुत ताकतवर है, इसने मार दिया हमारे उसमें, हम बड़ी मुश्किल से बच के आए हैं, आपको बता रहे हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं। तो वहां पर बनना शुरू हुआ और 14 दिन लगेंगे। किसको? एंटीबॉडीज बनने में। फाइनली इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनने में 14 दिन लगेंगे। तो ये तब आपको तब फीवर हो चुका होगा। क्यों? बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म फीवर शुरू कर देगा। क्यों शुरू कर देगा? क्योंकि सोचेगा कि इसी बढ़ने की वजह से बहुत से बैक्टीरिया मर जाएं। मरे या ना मरे ये पॉइंट नहीं, लेकिन पॉइंट इसलिए वो डिफेंस मैकेनिज्म है, पूरे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बुखार आ जाएगा। तब हम लोग इन्फ्लेमेशन नहीं कहेंगे, तब हम लोग कहते हैं बुखार हो गया, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से बुखार हो गया। पहले इन्फ्लेमेशन हुआ लेकिन बुखार हो गया। क्लियर अनिल मैडम? ये सबको क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ सर। थोड़ा अंतर बुखार में और इन्फ्लेमेशन में अंतर? जी सर। ठीक। sedate key reduce heat and increase cold in the meridian passing through the place of injury. अब देखिए हमको प्रोटोकॉल समझ में आने लगा। प्रोटोकॉल बता रहे सिडेट की को, अब सिडेशन से की को घटा नहीं रहे हैं गरिमा मैडम। सिडेशन से हम सिडेट की माने सिडेट जो की अधिक बैठी हुई यहाँ पर इस जगह पर, इसको हटा रहे हैं। तो अब यहाँ अब आयुर्वेद की शरण पे आइए। सेमेस्टर 1 के लिए थोड़ा सा वो होगा, लेकिन और लोग समझें। अब आइए शरण में, आयुर्वेद की शरण में कह रहे हैं कि द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य में गुण है और कर्म है। यानी गरिमा मैडम में, अनिल शर्मा मैडम में, इन सब में कोई उनका नाम है तो गरिमा अगर विष्ट है तो गरिमा विष्ट एक द्रव्य है। गरिमा मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ये उनका गुण है। अच्छा बोलती है, ये उनका गुण है। उदारवादी है, ये उनका गुण है। सहिष्णु है, ये उनका गुण है। समयनिष्ठ है, ये उनका गुण है। जितने भी ये जो गुण हैं वो गुण और कर्म है उनके, कि वो ये काम करती हैं। अपना कोई होगा जीवन में जो कोई काम है तो उस काम को करती हैं और बढ़िया से करती हैं, ये उनका कर्म है। तो ये जो गुण है, ये कर्म है, ये दोनों गरिमा मैडम नामक द्रव्य में स्थिर है, स्थित है। अब उनके अलग अलग गुण धर्म हो सकते हैं। तो हमने ये नहीं कहा, हमने किसी समय सिडेट किया तो गरिमा मैडम को सिडेट नहीं किया। गरिमा मैडम के अंदर कोई जो पॉजिटिव या निगेटिव चीज थी उसको हमने सिडेट कर दिया।
सर जो चीज बढ़ गई थी उसे उस वक्त कम किया। हाँ, आ जाइए, देखिए हम जल में आता है। जल, जल दो काम करता है। जल माने शीतलता, जल माने जल खुद अपने आप जल द्रव्य है, जल शीतल है, जल का मतलब गुण, और जल विषंद है। विषंद माने विष को निकाल देता है, और जल बांधता है, जोड़ने का काम भी करता है। जोड़ने का काम करता है। तो अगर जीवन में पराभौतिक भौतिक दोनों, जीवन में प्रेम कम हो गया तो जल को टोन करना पड़ेगा। तो हमने जल को नहीं टोन किया, पानी को नहीं बढ़ाया शरीर में, हमने उस जल की जो उस कर्म था उसका, उसको बढ़ाया। तो उसका कर्म है बांधना। ये बंध नहीं पा रहा ये आदमी, तो कहीं इसमें अग्नि बढ़ी हुई है, ये बांध नहीं रहा, तो जल बढ़ा दिया हमने ताकि वो उसको जोड़ दे समाज से, परिवार से, घर से, जो भी हो। ठीक। कभी उसका एक हुआ कि विष को निकालना है, तो हमने फिर 4 को टोन कर दिया। तो हमने ये नहीं कहा, हमने कहा विषयंद, विष को, विष जो हमारा टॉक्सिन है, इस टॉक्सिन को निकाल दे, किडनी के पास ले जाओ, भगा दे। और कहीं बड़ी गर्मी हो गई है तो हमने कहा कि इसको बढ़ा दें तो सर्दी हो जाए, यानी ठंडक, राहत पहुंचाने के लिए हमने किया। तो 3 चीज, कभी द्रव्य को हमने बढ़ाया, कभी द्रव्य के गुण को बढ़ाया, और कभी द्रव्य के कर्म को बढ़ाया। क्लियर? बढ़ाया घटाया जो भी। उसी तरह सिडेट की, जब हम की को हम कर रहे हैं तो हम की को नहीं सिडेट कर रहे, हम सिडेशन से उस जगह की जो की है उसको मूवमेंट दे रहे हैं। यहाँ समझना चाहिए ना, हम लोग बोलते रहते हैं कि अरे सिडेट क्यों हो रहा, कहते हैं ना, तो वहां पर चूंकि वो कह रहे पहला सेंटेंस, एनर्जी वहां बढ़ी है, अब सिडेट करेंगे तो एनर्जी वहां से मूवमेंट कर जाएगी, घट नहीं जाएगी, मूवमेंट कर जाएगी। हम लोग क्या पढ़ा, 5 पॉइंट क्या है, they travel from one, they travel they move the energy from one place to another, they cause the energy to move, वो एनर्जी को मूव करने में सहायक होते हैं, कारण होते हैं। तो वही चीज है सिडेशन की, रिड्यूस हीट, हीट बढ़ी, हीट को हटाइए, एंड इंक्रीज कोल्ड इन द मेरिडियन पासिंग थ्रू द प्लेस ऑफ इंजरी, लोकल पॉइंट, it provides relief from inflammation. For example, in case there is injury around heart meridian and there is inflammation at such places, H7 sedate, S8 sedate, H3 tone provides relief. अब ये उसका एक पर्टिकुलर प्रोवाइड कर दिया। H3 क्या है? H3 माने 9, 8, 7, 4, 3, 3 माने जल का पॉइंट। तो इसने क्या किया, इनको जल को H3 माने हार्ट मेरिडियन पे है, तो हार्ट मेरिडियन पे H3 को इन्होंने टोन कर दिया, यानी वहां जल बढ़ा दिया। हार्ट 7 को क्या किया, H7 को सिडेट की कर दिया, और रिड्यूस हीट S8, याद करिए 3, 5, 8, 1, 2, तो 8वां क्या सा पॉइंट है S8 का 3, 5, 8, 8 पॉइंट हुआ ना, 8 पॉइंट। ये एस लिखा है ना सर? हाँ, H होना चाहिए ना, H होना चाहिए ना। हाँ एच लिखना चाहिए, हार्ट मेरिडियन। 8 नंबर इसका फायर पॉइंट है, H8 फायर पॉइंट है। हाँ हाँ, वही तो H8 होना चाहिए। H8 फायर पॉइंट है। वो एस क्यों लिखा, क्योंकि एस तो हम लोग कभी यूज नहीं करते हैं यहाँ पे। H8 है, वो होना चाहिए। हाँ, वही H8, S8 की जगह H8 होना चाहिए मेरे हिसाब से। हार्ट का फायर पॉइंट है, हाँ, वही कह रहा हूँ, H8 फायर पॉइंट है, तो हीट रिड्यूस करना है। कौन सा वो है, ये एग्जाम्पल कौन सा है, लॉ नंबर 10 है। H8 कर लीजिए आप लोग, H8 कर लीजिए इसको, क्योंकि वहां पहले लिखा रिड्यूस हीट, तो H7 को सिडेट की माने हार्ट के 7 पॉइंट की एनर्जी है। 7 पॉइंट क्या है, अर्थ पॉइंट, तो अर्थ उसको ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, तो इसको इन्होंने क्या किया, सिडेट कर दिया। H8 को सिडेट कर दिया, रिड्यूस हीट कर दिया, और कोल्ड कर दिया। एक ही मेरिडियन में 3 ट्रीटमेंट कर दिया, H3 को टोन कर दिया। है बढ़िया,
समझ में आया? जी सर। सिंपल पॉइंट, सिंगल मेरिडियन ट्रीटमेंट है। आभा जैन मैडम भी ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका भी स्वागत है। और हेमंत सिंह जी उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। हमारे फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। एक और कोई साहब ज्वाइन किए हैं। नमस्कार सर। सरिता जैन मैडम ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। और हमारे कमलेश कुमार तिवारी जी ज्वाइन कर चुके हैं। तो हमारे जो है समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, फैकल्टी भी हैं और बीएचबी के हेड भी हैं। और कौन ज्वाइन किए हैं? विष्णु प्रिया मैडम ने ज्वाइन किया हुआ है, वो भी, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग समझ रहे हैं ये जी नमस्कार जी। ठीक है, हो गया ना? बढ़िया। ये हाँ देखिए वो नीचे ठीक लिखा हुआ H7 H8 लिखा हुआ है, ठीक है? वहां गलत लिख दिया है बाय द वे, मिसप्रिंट है वो। यहाँ देखिए, यहाँ से लिखा H7 H8, ठीक। लॉ नंबर 11, कंसेप्ट वही है कि उन्होंने कहा कि आप उस जगह पर पहले की को बढ़ा दीजिए तो उसको घटा दीजिए। अब वहां पे गर्मी है तो उसको कम कर दीजिए, वहां पे जल बढ़ा दीजिए तो जल बढ़ा दिया। इफ देयर इज ए कट ड्यू टू इंजरी एट एनी प्लेस ऑफ द बॉडी, देन देयर हैपेंस पेन एंड ब्लीडिंग एट सच प्लेस। अब किसी में हुआ तो कट हो गया है तो ब्लीडिंग होने लगी, तो ब्लीडिंग मस्ट बी क्लियर्ड अप बाय बैंड एड। कह रहे हैं कि भाई पहले ब्लीडिंग रोकिए एंड देन गिव ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन एज डिस्क्राइब्ड इन लॉ नंबर 10। ब्लीडिंग को रोक दीजिए तो बैंडेड से, आपको सिंपल सा वो है, कोई ऐसा नहीं कि आप कुछ करें, बैंडेड से आप रोक दीजिए उसको तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। फिर इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन को आप उपचार दे दीजिए, वो भी आपको पूरा करेगा। क्योंकि बैंडेड से आपने ब्लीडिंग तो रोक ही दिया, तो जो ब्लीडिंग कंसेप्ट हो गया, अब इन्फ्लेमेशन बचा रहा, उसको आप ट्रीटमेंट कर दीजिए। सर एक बार मेरा हाथ कट चुका था तो मैंने उसमें बैंडेड की जगह पे फिटकरी लगाया और ब्लड बंद किया। जैसे ही ब्लड बंद हुआ तो मैंने वहाँ पे ब्लैक कलर लगा दिया इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए। हाँ ठीक, वो भी एक वो बहुत तरीका जल्दी है। भर गया था। हाँ तरीका बहुत तरीके हमारे पास बहुत है ना। हम लोग इसीलिए याद क्या कर रहे हैं, एक धीरे धीरे सिस्टमेटिक। हमको जानना क्या है, हमको केवल पॉइंट नहीं याद करना, सबसे बड़ी बात यही है जो हम समझाने की कोशिश करते हैं, यही हम लोग का वो है। हम लोग को थेरेपी को सीखना है, थेरेपी को जानना है, ताकि ये समझ जाए कि खेमका सर ने मान लीजिए कोई पॉइंट हमको बताया, हमारा क्या धर्म है कि उस पॉइंट के आगे बढ़े कि वहीं रुके रहें, उसके आगे बढ़ना चाहिए ना। जी सर। तो बस यही है कि जो सिखाया उन्होंने उसको सीख करके और आगे बढ़े, 2 कदम आगे बढ़े, तब तो फायदा है। और ऐसा भी नहीं है, देखिए 2 चीजें, हमारे गुरु हो सकते हैं, हमारे बहुत अधिक उतनी नॉलेज अर्जित करना बहुत कठिन काम है, लेकिन किसी भी मानवता के लिए कोई भी व्यक्ति अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मानते हैं ना आप लोग? मानवता इससे आगे है। रिसर्च वर्क हमेशा चलेगा, इसी में तमाम रिसर्च कोई आएगा जो और इसमें सुधार लाएगा, 2-4 और पॉइंट बता देगा कि नहीं ये एनर्जी को इस तरह करिए तो ये बेटर रिजल्ट देगी, करेगा, करना चाहिए और वो भी प्रसन्न होंगे। योग्य गुरु हमेशा अपने योग्य शिष्य से नफरत नहीं करता, वो कहता है कि नहीं वो भी आगे बढ़े। स नो भुनक्तु स वीर्यम कर्मावहै मां द्विषावहै मां विदुषावहै। ये हमारे संस्कृत में है कि हम योग्य, दोनों हमारे योग्य गुरु और योग्य शिष्य एक साथ दीक्षित हों। हम एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करें, हम एक दूसरे के कल्याण की कामना करें, हम ये कामना करें कि वो हमसे श्रेष्ठ हो जाए। और अगर हम इस बात को नहीं कर रहे हैं तो हम न योग्य गुरु हैं, और ये हम लोग केवल कहने की से नहीं होता योग गुरु। योग गुरु का अर्थ है कि जैसे कहते हैं बाढ़ई पूत पिता के धर्म, पिता के धर्म से
पुत्र की उन्नति होती है। कोई पिता चाहता है कि हमारा पुत्र जो है कम उन्नति करे? वो नहीं चाहता है कि सर अधिक मुझे कुछ उन्नति पूछना था कि मैडम ने बताया ब्लीडिंग रोकने के लिए पहले ब्लीडिंग रोकी और फिर उस स्थान के आसपास ब्लैक कलर लगाएंगे। जी, जी उन्होंने मैडम ने ये बताया, अपना एक्सपेरिमेंट बताया कि इसमें जो सिद्धांत लिखा हुआ है उस सिद्धांत की बात सुनिए। सिद्धांत ये लिखा हुआ है कि आपको 3 काम करने हैं। आप उस जगह पर जो ची रुकी हुई है उसको मूवमेंट दे दीजिए। वहां पर गर्मी है, उस गर्मी को आप जो है कम कर दीजिए और जल को बढ़ा दीजिए। तो मैडम ने इस ट्रीटमेंट का नहीं बात कर रही, वो अपने अनुभव कर रही है कि उन्होंने क्या किया, ब्लीडिंग हो रही थी तो बैंडेड से ब्लीडिंग को रोक दिया। अब बचा केवल इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन रोकने के दिमाग उनके तरीके दिमाग में उनके और भी था। एक हमारे ब्लैक कलर हम लोग बोलते हैं, चाइनीज में भी आयुर्वेदिक में भी। तो उन्होंने ब्लैक कलर को अगर उसके चारों तरफ लगा दिया तो वो ब्लैक कलर काम क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन को रोकेगा। जो 2-3 सिगरेट वाला पॉइंट है वही वाला उन्होंने किया, उन्होंने इन्फेक्शन को रोक दिया। और उस कोई इन्फेक्शन ही तो है, तो उस इन्फेक्शन को रोक दिया तो भी हो गया। और अगर मान लीजिए उस जगह पर वो चाइनीज के हिसाब से लालिमा जहां थी, तो अगर उस लालिमा को वो ब्लैक कलर लगा रही हैं तो क्या काम कर रही है, याद करिए। साइकिल याद रखिए। इन्फेक्शन भी कम हो गए, नहीं कोल्डनेस दूसरा बढ़ गया। ना cold- अब हम इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उस चक्र की बात करिए। उस चक्र में अगर हार्ट फायर को रोकना हो तो कौन इस्तेमाल करें, कौन सा कलर? फायर को कम किया और वाटर को सर बढ़ाया। वाटर का कलर इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो वाटर कलर क्या है? इस्तेमाल बट ब्लैक, हाँ बस। ब्लैक। तो वो भी दो ब्लैक और ब्लू। दोनों पैटर्न, बस ब्लैक और ब्लू, दोनों कंसेप्ट उन्होंने ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया इन्फेक्शन के आधार पर मान लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली तो उन्होंने वही सिलेक्ट कर दिया। आयुर्वेद में करना होता तो क्या करते मान लीजिए? आयुर्वेद में जल का कलर ग्रीन, हाँ जी ग्रीन, ठीक। अग्नि का कलर लाइट ब्लू, हाँ तो अग्नि को सेडेट करने के लिए ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर दे तो भी हमारा काम बन जाता। ब्लैक किया तो भी काम बन गया, ग्रीन करते तो भी काम बन जाता। और हमने ब्लैक को दो कंसेप्ट से किया कि हम ब्लैक से इन्फेक्शन भी दूर कर रहे हैं और ब्लैक को हमने लाल रंग को सेडेट भी कर दिया। हाँ ठीक है, तो जो आपके उसमें दिमाग में आएगा उस समय, और आप एट ए टाइम जो समझ में आए आपको, नॉलेज होना चाहिए बस। ठीक है। अब नाउ कम इन केस इफ देयर व्हेन लॉ नंबर 12, when there is burn at any place of the body, energy and heat becomes excessive there। फिर वही बात, कोई भी बर्न होगा, बर्निंग होगी तो भी हम ये ना समझे कि एनर्जी कम हो जाती है ना, एनर्जी बढ़ती है और हीट दोनों। then there occurs burning at such place in case first application of black or blue at primary and secondary correspondence of the place of burn provides immediate relief। अब ये देखिए, ये सिद्धांत रूप में लिखा हुआ है, हम लोगों को बताया गया था सेमेस्टर 1 या 2 में बताया गया होगा, 2 में बताया गया था कि जो जहां पर हमारा बर्न है उस जगह पर आप पूरा गोला बना दीजिए और उसके दूसरी तरफ भी गोला बना दीजिए। अब ये देखिए आ गया ना, इन केस फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ब्लैक और ब्लू एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी करेस्पॉन्डेंसेस, तो ये सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस था उसी जगह पर हम लोग कहते थे। ये लिखा मिल गया आज पहली बार, क्लियर? ये पढ़ाया गया था सेमेस्टर 2 में और सेमेस्टर 10 कर चुके हैं। तो बहुत सी चीजें जो हम लोग बताई गई थी बचपन से, जन्म से, वो कोई बिना सिद्धांत के बताई गई थी ताकि पालन करें उसका रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट एक साहब को हमने शुरू में यही बता दिया कि जब कभी कोई कहीं फफोला जल जाए तो
तो वहां पर फफोला पड़ने लगे तो आप उस वहां पर मान लीजिए कर दें तो बहुत बढ़िया है, और वहां ना कर पाए तो दूसरी तरफ जरूर कर दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, दोनों पालन किया। उन्होंने उस स्थान के आसपास जहां कर सकते थे किया, और उसके दूसरी तरफ भी उसी के बारे में किया, और वो बोले कि हम हमारा फफोला पड़ा ही नहीं। तो वो देखिए ये लिखा हुआ किताब में लिखा हुआ है, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ब्लैक, तो उसमें भी आप लगाइए ब्लैक या ब्लू कलर। और दूसरे जो सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस है, सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस को समझ रहे हैं मैडम? मुझे तो और सब लोगों को मालूम होगा, केवल रेखा मैडम को सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस समझ में नहीं आ रहा होगा। मैम, रेखा मैम, सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस नहीं सर। नो, ऐसा देखिए हमारे प्राइमरी करस्पॉन्डेंस में हम मानते हैं, प्राइमरी करस्पॉन्डेंस जहाँ जो हम करस्पॉन्डेंस बताते हैं भी, अभी उसमें चैप्टर आया नहीं है कि मान लीजिए ये पैर, ये मान लीजिए हाथ है, ये पैर है, यहाँ बोलते हैं, तो ये प्राइमरी, ये वाला अगर लेफ्ट साइड में होगा तो लेफ्ट साइड हैंड की जहां आप यूज करेंगे, जो भी बॉडी का पार्ट होगा वो प्राइमरी करस्पॉन्डेंस है, और सेकेंडरी माने उसके दूसरी तरफ वाला हाथ। ये अभी इतना समझ लीजिए बस। यस। तो हम बस इसी को बताते हैं, आगे मुझे लगता है ठीक। सेडेशन ऑफ की इन द मेरिडियन पासिंग थ्रू द प्लेस ऑफ बर्न प्रोवाइड्स रिलीफ। अब आप जो मेरिडियन उसी के पास जा रही है उसके सेडेशन की कर दीजिए। सेडेशन ऑफ हीट पॉइंट एंड टोनिफिकेशन ऑफ कोल्डनेस पॉइंट ऑफ द मेरिडियन प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम बर्निंग एंड देयर इज नो इरप्शन ऑफ ब्लास्ट। अगर आप ये काम कर लें कि हीट को सेडेट कर दें और आपको टोनिफिकेशन ऑफ कोल्डनेस पॉइंट ऑफ द मेरिडियन, जो मेरिडियन जा रही हो उसका कोल्डनेस पॉइंट को आप टोन कर दीजिए, तो ये आपको नहीं होगी। तो ये हम लोग का पॉइंट नंबर हम लोग 12 तक आ पाए हैं। तो हम लोग अभी यहीं पर रुकते हैं, मुझे लगता है समय शायद हो गया है। तो हम लोगों को ये समझना है कि जो सिद्धांत है हम लोग पढ़ रहे हैं, उस सिद्धांत को पूरी तरह समझें और हम लोग इसी को याद करते चले, दिमाग में रखते चले कि ये हमको करना है, ऐसे करना है। उससे हमको क्या होगा, एक बेटर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम कंसेप्ट को भी समझ रहे हैं, पॉइंट तो हम समझ रहे जाएंगे ही। मान लीजिए कोई बता दे कि H8 सीडेट कर दीजिए, H7 सीडेट कर दीजिए, H3 टोन कर दीजिए, तो भी रिजल्ट निकलेगा वही। लेकिन अगर हम ये जानेंगे कि क्यों हमने H7 को सीडेट किया, H8 को क्यों सीडेट किया, और व्हाई वी टोन्ड H3, तो हम लोग को और अच्छा लगेगा, और थेरेपी की क्लियरनेस जो है वो समझ में आने लगेगी। तो खेमका सर को हम लोग पुनः याद रख रहे हैं और उनकी ऊर्जा को याद रख रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जो भी जिसके पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को ट्रांसफर करे, सो दैट कि पीड़ित मानवता को इससे फायदा हो और हमारी थेरेपी आगे बढ़े और खेमका सर के सपने पूरे हों। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर आते हैं। हम मैडम ज्वाइन कर चुकी हैं, रुक्मणी शर्मा मैडम ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका स्वागत है। जी सर, नमस्कार सर। बस 2 मिनट नहीं, 2 मिनट बाद जो हम लोग भी क्लास खत्म कर चुके हैं, अब हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेकर के फिर आते हैं और तब जी सर। सुनते हैं।